चलिए क्लास 10 के फिजिक्स को समझते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भौतिकी होता क्या है। एक्चुअल में प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है उन सारी घटनाओं को जिस बुक में पढ़ा जाता है, जिस किताबों में पढ़ा जाता है, उसी को भौतिकी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि प्रकृति में कौन कौन सी घटना होती है। आपके नजरों के सामने में ढेर सारी घटनाएं होती है, जैसे बारिश के समय बिजली का चमकना, या फिर जब हम स्विच को दबाते हैं तो उस समय बल्ब जलने लगता है, या फिर पंखा घूमने लगता है, या फिर जब हम जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर से बिजली निकलने लगती है, या फिर अभी आपके सामने हम ये बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा घटना फिजिक्स का है। इसका मतलब अभी जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उस फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में भी पढ़ेंगे और खास करके प्रकाश से संबंधित घटना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपना योगदान दिया। लेकिन सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का जनक माना जाता है। हालांकि फिजिक्स के क्षेत्र में गैलीलियो गैलीली या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। परंतु अगर सीधे मुद्दे की बात की जाए तो क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा क्या होता है पहले ये समझेंगे तब तो समझ पाएंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी वस्तु को उठा रहे होते हैं तो उठाने के दरमियान इसे हम कहते हैं कि काम हुआ, यानी कि क्रिया हुआ, और ये क्रिया जिसके कारण होता है उसी को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब क्या प्रकाश कार्य करता है? हाँ, प्रकाश कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, आइए इसे हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास किसी के पास सोलर प्लेट होगा, और जब वो सोलर प्लेट रहता है तो उस सोलर प्लेट के नीचे दो वायर निकला हुआ रहता है, और इस दोनों वायर की मदद से अगर हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो रात के समय नहीं जलेगा, दिन के समय जब इस पर सनलाइट आता है तो सनलाइट आने के बाद ही ये जलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट में ऊर्जा है और वो ऊर्जा यहां पर आकर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और जब ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुआ तो यही बल्ब को जला देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुआ और फिर से ये विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के कारण एक कार्य हुआ, यानी कि बल्ब का जलना एक कार्य हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश की मदद से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। हाँ, हम प्रकाश की मदद से किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप कहेंगे कि आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, भला प्रकाश की मदद से कोई देखता है? हम तो अपने आंखों की मदद से देखते हैं। ठीक है, यदि आप अपने आंखों की मदद से देखते हैं तो ऐसा कीजिए, आप हमें देख कर बताइए। अब लाइट का आना हम बंद कर दिए, क्या हम आपको दिख रहे हैं? नहीं, हम नहीं दिख रहे होंगे, हमारी आत्मा आपको दिख रही होगी। आप बोलेंगे कि नहीं, बोर्ड में जो दिख रहा है सो बोर्ड में अलग लाइट कनेक्शन है, इसीलिए बोर्ड आपको दिख रहा होगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में बिजली कट गई और इसी मौके का फायदा उठाकर आप उससे मिलने के लिए चले गए, और जैसे ही आपने उसके हाथों में अपने हाथ को रखा, बिजली आ गई, नानी याद आ गई, तो उस समय आपको एहसास होगा कि हाँ, किसी वस्तु को देखने के लिए केवल आंखों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। अब अगला पॉइंट यह है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है। अब ये भला कैसी बात हुई कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखती है? हाँ, प्रकाश स्वयं नहीं दिखती है। आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से लाइट जलाते हैं तो आपको ये प्रकाश नहीं दिख रही है, आपको इसमें इसका शीशा या फिर चमकता हुआ शीशा दिख रहा है। आप कहेंगे नहीं, जिस घर के छप्पर में छेद रहता है और दिन में ऐसा दिखता है कि ऊपर से प्रकाश आ रहा होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ऊपर में छप्पर में छेद हुआ रहता है, उसके बाद जो अंदर में हमें दिखता है वो प्रकाश नहीं होता है, वो धूलकण होता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें हम प्रकाश को नहीं देखते हैं, आप अच्छा से उसको फील कीजिए, तो वो धूलकण है। अब आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश की विशेषताएं। जिस प्रकार हर वस्तु की कोई ना कोई विशेषताएं होती है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषताएं होती है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश की भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें से सबसे पहली विशेषता यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। कैसे समझेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है? जैसे हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो देखते हैं कि लाइट सीधी चली जाती है, लेकिन फिर कभी कभी दिमाग में आता है कि हम लाइट जलाते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह, गली में जो लाइट लगा हुआ रहता है वो तो फैल जाता है, तो फैल जाता है भले ही, लेकिन वो सीधी रेखा में गति करता है। अगर प्रमाण ना हो तो आप उसे आंखों को छोटे करके आप ऐसे आप देखेंगे, या फिर सूरज की किरण को आप देखेंगे तो आपके आंखों के सामने एकदम सीधा आते हुए दिखेगा,
जिससे ये पता चलता है कि प्रकाश की किरणें सीधी गति करती है। या फिर दूसरे तरीका से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अपारदर्शक वस्तु जिसके आर पार कोई भी प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकती है। अब मान लिया जाए कि ये प्रकाश की किरण है, और जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस वस्तु पर टकराने के बाद, क्योंकि ये अपारदर्शक है, इसके आर पार कोई भी प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है, जिसके कारण इधर छाया बन जाती है। और अगर ये सीधी नहीं चलती तो यहां पर आती, यहां से आकर घूमती हुई, इठलाती हुई और इस छाया को समाप्त कर देती, जिसके कारण हम लोग ये कहते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गति नहीं करती है। पर ऐसा नहीं है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गति करती है और इसी गुण के कारण किसी भी वस्तु की छाया बनती है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश को किरण द्वारा दिखाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि माना कि यहां पर लिखा हुआ है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किताबों में पढ़ेंगे तो इसे निरूपित करने के लिए, इसे दिखाने के लिए कोई भी संकेत नहीं होगा। हर एक चीज का कोई ना कोई संकेत होता है, क्योंकि हम इसे किताबों में इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसे दिखाने के लिए किरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सीधी किरण यहाँ खींची हुई है और किरणों के द्वारा इसे दिखाया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता यही है कि प्रकाश को किरणों के द्वारा दिखाया जाता है। अगला है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जो कि पहले से ही हम पढ़ चुके हैं। जैसे सोलर प्लेट में हम लोग क्या देखते हैं कि सोलर प्लेट के द्वारा हम लोग प्रकाश की मदद से ही लाइट जलाते हैं, यानी कि बल्ब को जलाते हैं और उसमें ऊर्जा रहता है, इसीलिए उसे कहते हैं ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब इसका मतलब कैसे समझे, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे ये प्रकाश है, तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इस प्रत्येक कण को फोटोन कहा जाता है। प्रत्येक कण को फोटोन कहा जाता है। और हम जो फोटो खींचते हैं मोबाइल से या फिर कैमरा से, वो फोटोन शब्द जो है यहीं से लिया गया है। तो हर एक छोटे छोटे पार्ट को फोटोन कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि इस फोटोन के अंदर ऊर्जा भरा हुआ रहता है, ऊर्जा, और इसी फोटोन के अंदर ऊर्जा भरा हुआ रहता है। जैसे हम लोग बिस्किट खरीदते हैं, पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं, उसके अंदर बिस्किट एकदम अरेंजमेंट तरीका से उसमें रखा हुआ रहता है, सैतल रहता है। ठीक उसी तरह प्रकाश जो होता है वो फोटोन का बना होता है और फोटोन में ऊर्जा उपस्थित रहता है। वही बात लिखा हुआ है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। अब अगली बात है कि फोटोन में ऊर्जा भरा होता है, इसीलिए इसे ऊर्जा का पैकेट कहते हैं। अभी अभी हमने इस चीज को पढ़ा है कि क्योंकि फोटोन में ऊर्जा भरा हुआ रहता है, इसीलिए फोटोन को ऊर्जा का पैकेट कहा जाता है। इस फोटो के सहारे आप फोटोन के इमेज को देखिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो इमेज दिख रहा है यही फोटोन है और इसी फोटोन में ऊर्जा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण इसे ऊर्जा का पैकेट कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि प्रकाश माध्यम से स्वतंत्र रहता है। अब हम सबसे पहले माध्यम को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि कैसे प्रकाश माध्यम से स्वतंत्र रहता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको हवा में फेंक दिया जाए, यानी कि आपको हवा में गति करवा दिया जाए, तो आपके लिए माध्यम वही हवा रहेगा। या फिर आप ऐसे समझिए कि आपको पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आपके लिए माध्यम वही पानी हुआ। ठीक उसी प्रकार प्रकाश जब चलती है तो हवा में भी चलती है, पानी में भी चलती है, आप गौर करते होंगे कि कांच में भी चलती है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि जब कोई प्रकाश गति करती है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसे कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़े। यानी कि मान लिया जाए कि ये रूम पूरे शीशे से भरे हुए हैं और आप इस रूम में लाइट जलाएंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी लाइट। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हवा है। परंतु मान लिया जाए कि इस रूम को वैक्यूम ट्यूब के सहारे सभी वायु को बाहर कर दिया जाए, यानी कि इसके अंदर शून्य कर दिया जाए, यानी कि इसके अंदर निर्वात लाया जाए, तो निर्वात में भी प्रकाश गति करती है। इसी को कहा जाता है कि प्रकाश माध्यम से स्वतंत्र रहता है। मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस कॉन्सेप्ट को और आसान तरीका से यदि आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ध्वनि का उदाहरण लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप बाराती जा रहे हैं और शीशा लगा हुआ है गाड़ी का, और आपके गार्जियन जो है वो आवाज देकर बोल रहे हैं जाते समय कि बाबू किसी नशेड़ी या बदमाश के साथ मत रहना। क्यों? क्योंकि पता है बिहार में मारपीट खूब चलता है, कहीं बाराती जाए और मार ना हो वो शादी कभी पवित्र ही नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो भी अभिभावक होते हैं वो कहते हैं कि किसी बदमाश या फिर नशेड़ी के साथ नहीं रहना है। परंतु दिक्कत क्या है, आप कुछ सुने ही नहीं। क्यों? क्योंकि
आपके अंदर जो वायु है और आपके गाड़ी के बाहर जो वायु है, उस दोनों वायु के बीच में शीशा लगा हुआ रहता है, जो दोनों वायु के बीच के संपर्क को तोड़ देता है, जिसके कारण आपकी गार्जियन की बात आपके कानों तक नहीं आया और आपने वही गलती कर दिया, जाकर उस बदमाश के साथ, उस नशेड़ी के साथ जाकर डांस किया, नचनिया के साथ डांस किया और मुंह कान फरबा कर तोड़बा कर घर पर वापस आकर लाज शर्म से सोया हुआ है। परंतु ध्यान कीजिए, यदि आप उस शीशा के आर पर लाइट जलाते तो लाइट आसानी से पार हो जाता। क्यों? क्योंकि लाइट को किसी माध्यम का फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि वहां पर शीशा एक माध्यम का काम कर रहा था, परंतु प्रकाश को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वायु हो या ना हो, कांच हो या ना हो, पानी हो या ना हो। अगर वहां पर शून्य होता, निर्वात होता, तो भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकता था। इस एग्जाम्पल से इतना तो स्पष्ट हो गया कि प्रकाश को गति करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना माध्यम के भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती है, परंतु ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले तरंग को समझना पड़ेगा। तरंग का मतलब होता है कंपन। कंपन यानी कि जो वाइब्रेशन होता है, मोबाइल जैसे कांपता है, वाइब्रेट होता है, उसी को कंपन कहा जाता है। और कंपन का मतलब होता है हलचल। तरंग 2 तरह के होते हैं। पहला को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है और दूसरा को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। और हमने यहां पर अभी पढ़ा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे है, इसे समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि यहां पर हम प्रकाश से गति करवा रहे हैं और हमें पता है कि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकती है, इसीलिए यहां पर निर्वात में इसे गति करवा रहे हैं। दूसरी ओर हम ध्वनि को लेते हैं और ध्वनि को आगे की ओर यदि गति करवाएंगे तो हमें पता है कि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ध्वनि का माध्यम हवा ले लिए। अब यहां पर मेन अंतर क्या है कि प्रकाश कणों का मिलकर बना होता है, यानी कि वो कण फोटोन होता है, वो कण फोटोन होता है। और जब प्रकाश गति करती है तो इस कण में कंपन होती है। ठीक उसी तरह ध्वनि भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो उस माध्यम में जो कण होती है, उस कण में कंपन होती है, जिसके कारण ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। यानी कि प्रकाश भी कंपन के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और ध्वनि भी कंपन के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। लेकिन दोनों के कंपन में अंतर है। यहां पर देखना है कि प्रकाश आगे की ओर गति कर रही है और ध्वनि भी आगे की ओर गति कर रही है, लेकिन प्रकाश में जो कण है यानी कि फोटोन ऊपर नीचे अर्थात प्रकाश के गति के लंबवत कंपन कर रही है, लंबवत कंपन कर रही है ऊपर नीचे। जबकि यहां पर जो कण है ये आगे पीछे कंपन कर रही है। मतलब जिधर ध्वनि की गति की दिशा है उसी ओर इस कण के कंपन की दिशा है। यानी कि अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो कुछ इस प्रकार हो सकता है, जैसे स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग कुछ इस प्रकार आगे की ओर गति करती है। या फिर आप बाइक पर तो चढ़ते ही होंगे, बाइक में शॉकर लगी हुई रहती है। जब बाइक पर चढ़ते हैं तो जहां पर ऊंचे नीचे गड्ढा होता है वहां पर शॉकर पर बहुत मजा आता है। यानी कि उस शॉकर में जो गति उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही गति उत्पन्न होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि आगे पीछे। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सिकुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर संकुचित हुआ है और इधर फैला हुआ है। फिर आगे गति करेगी तो यहां संकुचित हो जाएगी और यहां पर फैल जाएगी। अब अनुप्रस्थ तरंग में जो प्रकाश गति करती है वो इस प्रकार गति करती है और उसका ग्राफ को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है। यहीं से इस ग्राफ को डिजाइन किया जाता है। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में एक हलचल उत्पन्न होती है और पानी में जो गति उत्पन्न होती है कुछ इस प्रकार गति उत्पन्न होती है और आगे की ओर चल देती है। ठीक उसी तरह आप सांप की गति को भी ले सकते हैं। सांप इस प्रकार आगे चलती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में एक रस्सी है और रस्सी को तेजी से उठाकर ऊपर नीचे कर दिए। जब रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे तेजी से तो रस्सी में कुछ इस प्रकार की गति उत्पन्न होगी। इसी को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है।
अब आगे देखते हैं कि 8 नंबर में लिखा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब यह हुआ कि प्रकाश में जो तरंग उत्पन्न होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि इस दोनों में जो विक्षोभ उत्पन्न होती है उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आगे लिखा है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सिंपल सी बात है, यदि आपको स्थल पर दौड़ने के लिए बोला जाए और दूसरी ओर पानी में दौड़ने के लिए बोला जाए तो पानी में आपकी गति कम जाएगी स्थल के तुलना में। ठीक उसी तरह प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से चलती है, हवा में उससे भी कम गति से चलती है, पानी में उससे भी कम गति से चलती है, कांच में उससे भी कम गति से चलती है और हीरा में तो हद ही पार हो जाती है। सबसे कम गति से प्रकाश हीरा में ही चलती है। अब उसके आगे लिखा है कि प्रकाश की चाल को मापने वाले सबसे पहले व्यक्ति रोमर थे, यानी कि रोमर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायु में प्रकाश की चाल को सबसे पहले अवलोकन किया था। उसके बाद लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब समझिए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ हवा में प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी को तय कर लेती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी नंबर होती है। अगर इसको पृथ्वी के बारे में सोचा जाए तो पृथ्वी की जो परिधि होती है, यानी कि एक चक्कर मारने में 40,000 किलोमीटर होती है। आप सोच रहे हैं ना, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में प्रकाश चलती है। इसका मतलब प्रकाश को यदि पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए बोला जाए तो 1 सेकेंड में 7.5 यानी कि लगभग 7.5 चक्कर लगा देगी। परंतु प्रकाश की चाल हवा के तरह पानी में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है और प्रकाश की चाल कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। और ये प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में कैसे बदल जाती है, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। इसके लिए हम 3 अलग अलग कंडीशन पर बात करते हैं। सबसे पहला कंडीशन में हवा को लेते हैं, दूसरा कंडीशन में पानी को लेते हैं और तीसरा कंडीशन में कांच को लेते हैं। और आप ये मत भूलिए कि हवा गैस है, पानी द्रव है और कांच ठोस है। और एक कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा कि पदार्थ कणों का बना होता है। इसका मतलब इसमें कण को हम भर देते हैं और गैस के तुलना में द्रव में कण थोड़ा पास पास सटा हुआ रहता है और द्रव की तुलना में ठोस में कण काफी सटा सटा हुआ रहता है, यानी कि अंतरा अणुक स्थान काफी कम होता है। अब 3 अलग अलग कंडीशन पर हम प्रकाश को गुजारने की कोशिश करते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कण कम है जिसके कारण यहां पर कम अवरोध है और यहां पर कण अधिक है जिसके कारण इससे थोड़ा अधिक अवरोध है और यहां के तुलना में ठोस में अधिक कण है जिसके कारण अधिक अवरोध उत्पन्न होता है। इसीलिए प्रकाश की चाल गैस यानी कि हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। द्रव यानी कि पानी में खास करके 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और ठोस यानी कि कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 15 नंबर विशेषता यह है कि प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति डुअल नेचर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करती है और कण की तरह भी व्यवहार करती है। आगे है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कुल 500 सेकंड समय लगता है। अगर इसी को मिनट में बदल दिया जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। मतलब यह हुआ कि अगर ये सूरज है और ये पृथ्वी है और इस दोनों के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इस 15 करोड़ किलोमीटर को सूर्य की प्रकाश मात्र 500 सेकंड में तय कर लेती है। आगे है कि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कुल 1.3 सेकंड समय लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और
पृथ्वी के बीच की दूरी मात्र 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसके वजह से 3 लाख किलोमीटर को तो एक ही सेकंड में तय कर लेती है और 84,000 किलोमीटर को मात्र 0.3 सेकंड में तय करती है, यानी कि 1.3 सेकंड में। यहां लिखा है कि प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में सबसे अधिक होती है, परंतु ऑप्शन में यदि निर्वात और हवा दोनों आए तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यही लगाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, यानी कि सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण श्वेत होती है, वे श्वेत प्रकाश की किरण कुल मिलाकर 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। और वो 7 रंग आपके सामने यहां पर दिखेगा अभी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और इस सभी रंगों को फिर से अगर मिला दिया जाए तो ये फिर से श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। परंतु इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, बैजानी पी ना ला, यानी कि इसी का शॉर्ट फॉर्म है बैजानी पी ना ला। इसको इंग्लिश में VIBGYOR, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लाल। अब यहां पर एक और फैक्ट को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, और वो कौन सी फैक्ट है? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग के अंतर्गत RGB, यानी कि आप RCB का फैन है या नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन याद रखने के लिए जो भी ट्रिक आपके दिमाग में आए उसे आप याद रख सकते हैं। R का मतलब हुआ रेड, G का मतलब हुआ ग्रीन और B का मतलब हुआ ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी रंग बने होते हैं वो सभी रंग इन सभी मूल रंग से मिलकर बना हुआ रहता है। और जो ये 7 रंग बैजानी हॉपी नाला है, इसे आप इस प्रकार अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बारिश हुई है, बारिश के समय इंद्रधनुष आता है तो उसमें 7 रंग होता है। या फिर कांच टूट जाता है तो टूटा हुआ कांच के पास जो चमक आती है 7 रंगों में चमक आती है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि पानी का जो बूंद होता है, कहीं पर ओस का बूंद होता है, वहां पर अचानक से अगर कोई श्वेत प्रकाश यानी कि सफेद रंग का प्रकाश आता है तो आने के बाद क्या होता है, वो 7 रंगों में चमकता हुआ दिखता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोई भी पदार्थ, दुनिया की कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, वो प्रकाश स्रोत के आधार पर वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि जहां से प्रकाश प्राप्त किया जाता है, जहां से प्रकाश प्राप्त की जाती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज से स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है, तारा से स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है, जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, इन सभी से स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है। इतना ही नहीं, जुगनू, जुगनू के पेट में ल्यूसीफेरिन नाम का पिगमेंट रहता है और ल्यूसीफेरेज नाम का एंजाइम रहता है, और ऑक्सीजन और एटीपी के साथ मिलकर एक रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन के बाद भुगजुगिया बोल जलाता है। और वो जो भुगजुगिया बोल जलाता है वो अपने पार्टनर को बुलाने के लिए वो भुगजुगिया बोल जलाता है। अगर वो मेल है तो फीमेल को बुलाने के लिए, और फीमेल है तो मेल को बुलाने के लिए जुगनू जो होता है वो अपना भुगजुगिया बोल को जलाता है। तो इस हिसाब से दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वह पदार्थ जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करती है, कहने का मतलब वहां से स्वतः प्रकाश निकलती रहती है, और एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें से स्वतः प्रकाश नहीं उत्सर्जित होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए सूरज हुआ, तारा हुआ, जलती हुई मोमबत्ती हुई, जलती हुई बल्ब हुई, जुगनू हुई, इस सभी चीजों से स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है। तो वह पदार्थ जिसमें से स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है उसे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसे प्रदीप्त पदार्थ भी कहा जाता है और इसे दीप्तमान पदार्थ भी कहा जाता है। दीप्तमान, इसे इंग्लिश में ल्यूमिनियस बॉडी कहा जाता है। और एक आता है नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, यानी कि अप्रदीप्त पदार्थ, यानी कि अदीप्तमान पदार्थ। और उस पदार्थ को अदीप्तमान पदार्थ कहते हैं जिस पदार्थ से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित नहीं होती है। जैसे मान लिया जाए कि आप ईंट ले लिए,
पत्थर ले लिए, कलम ले लिए, या फिर कोई शर्ट कुर्सी ले लिए, या फिर कोई बेंच टेबल ले लिए, यहां से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित नहीं होती है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है कि चांद भी अप्रदीप्त पदार्थ ही है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, यानी कि इससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसको एक कॉन्सेप्ट की मदद से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आईना है और यहां से कोई व्यक्ति इस पर टॉर्च जला रहा है, और जब इस पर टॉर्च जलती है तो यहां से प्रकाश परावर्तित होकर एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है जिसके आंखों तक आ रहा है। और थोड़ा देर के लिए अगर ये चीज मान लिया जाए कि इस व्यक्ति और प्रकाश का स्रोत यानी कि टॉर्च, इस व्यक्ति और टॉर्च के बीच अगर कोई भी दीवार खींच दी जाए, यानी कि डायरेक्ट इसे ना दिखे, तो क्योंकि इस व्यक्ति को ये टॉर्च नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस व्यक्ति को ये एहसास होगा कि ये प्रकाश की किरण दर्पण यानी कि आईना से आ रहा है, और उसे ये लगेगा कि दर्पण से ही प्रकाश निकल रहा है। लेकिन सच तो ये है कि टॉर्च से प्रकाश की किरण आईना में टकरा रही है और आईना से उसके नेत्र तक जा रहा है। ठीक वही कॉन्सेप्ट काम करता है सूरज और चांद के बीच। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर सूरज है, और सूरज और हमारी पृथ्वी यहां पर है, और पृथ्वी के सामने वाले पार्ट में हम लोग नहीं है, अंधेरे वाले पार्ट में है। यानी कि जब रात के समय हम लोग सूर्य के विपरीत दिशा में आ जाते हैं तो हम लोग यहां पर होते हैं। अब थोड़ा देर के लिए ये मान लिया जाए कि यहां पर चांद है, तो हम लोग रात के समय में इसे इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है तो ये प्रकाश की किरण पड़ते ही यहां से टकराकर रिटर्न हमारे आंखों तक आती है, और हम इसे देख पाते हैं, और हमें ये लगता है कि चांद के पास अपना प्रकाश होता है और इसे हम देख पाते हैं। जबकि इसी समय हम सूर्य को डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम पृथ्वी के उस हिस्से में हैं जो सूर्य के विपरीत दिशा में है, और इस प्रकार सूर्य डायरेक्ट हमें नहीं दिखता है, सूर्य डायरेक्ट हमें नहीं दिखता है, जबकि चांद को हम देख पाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चांद अप्रदीप्त पदार्थ है, यानी कि चांद के पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, अर्थात चांद खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब संसार के सारी वस्तुएं को हम इस आधार पर बांटेंगे कि उसके आर पार प्रकाश की किरण जा पाती है या नहीं। हो सकता है उसके आर पार आसानी से चले जाए, हो सकता है आंशिक रूप से जाए, थोड़ा थोड़ा जाए, हो सकता है उसके आर पार जा ही ना पाए। इस हिसाब से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक पारदर्शक पदार्थ, दूसरा अपारदर्शक पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। पारदर्शक पदार्थ क्या होता है? तो प्रकाश जिस पदार्थ के आर पार आसानी से हो जाती है उस पदार्थ को पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा, शीशा के आर पार आसानी से हम देख सकते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये लड़की जो है, बच्ची, इस शीशा के आर पार आसानी से हंस कर दिख रही है। इसका मतलब इसे दिख रहा है, दांत नहीं देखिए इसका, शीशा के आर पार ये आसानी से देख पा रही है। उसके बाद है यहां पर हवा। हवा कहने का मतलब जब दो व्यक्ति खड़े होते हैं तो दोनों व्यक्ति के बीच हवा होती है और उस हवा के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। साफ जल भी इसके अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि साफ जल के नीचे जब हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से उसके नीचे का तल दिखाई देता है। अब आगे आता है अपारदर्शक। अपारदर्शक कहने का मतलब वैसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाती है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि उसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे, उसी को हम लोग अपारदर्शक पदार्थ कहेंगे। जैसे दीवार हो गया, ईंट हो गया, या फिर इसके साथ आप लकड़ी ले सकते हैं, इसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। और एक आता है पारभासी पदार्थ। पारभासी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु के आर पार प्रकाश तो जाती है लेकिन आंशिक रूप से, थोड़ा थोड़ा, यानी कि हम देख तो पाते हैं लेकिन धुंधला दिखता है उसके आर पार। जैसे जब पुराना कोई ग्लास होता है ना या फिर शीशा और वो घिस जाता है, स्केच आ जाता है, तो उसके आर पार देख तो पाते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, यानी कि वो घिसा हुआ दिखता है, चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं पहचान में आता है। या फिर आप धुआं बोल सकते हैं। जिस समय लोग आग, ठंडी के समय में जब आग तपते हैं तो उसके आर पार से अगर कोई कुछ कमेंट कर देता है तो बोलता है अरे कौन बोला है रे, देखो तो पहचान में नहीं आ रहा है। या फिर जो कोहरा होता है, कोहरा में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जब जाते हैं ना तो साइकिल का हैंडल या फिर बाइक का हैंडल किधर घुस जाता है, किसी को धक्का लग कर निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। और इसके साथ साथ आप तेल लगा हुआ कागज भी बोल सकते हैं। जब कागज में तेल लग जाता है तो उसके आर पार आंशिक रूप से दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। गंदा जल भी ले सकते हैं,
क्योंकि गंदा जल में भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। अब हम गंगा जल नहीं बोले हैं, गंदा जल बोले हैं। अब आगे देखिए, एक नया पॉइंट आता है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? जैसे सूर्य से यदि प्रकाश की किरण निकलती है तो उसमें जो प्रकाश की किरणें होती है वो एक साथ निकलती है, और जब एक साथ निकलती है तो उसी समय प्रकाश के किरणों के जो समूह होते हैं उस समूह को किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं, यानी कि लाइट बीम कहते हैं। और ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ये कि ढेर सारे किरण आया और एक ही जगह पर आकर मिल गया, उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि वह किरण पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलता हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, जिसके कारण इसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। यानी कि इसको याद कैसे रखेंगे? मान लीजिए कि अगर गांव में किसी चीज की लालच दे दी जाए कि आइए यहाँ पर भोज हो रहा है, तो सभी लोग इकट्ठा एक जगह आकर जमा हो जाता है, और जमा होकर जब इकट्ठा होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी होना, अभिसारी होना। और वहीं पर जब प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा हो गया तो इसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब दूसरे नंबर पर आता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज यानी कि ये एक ऐसा किरण का समूह है, यानी कि किरणों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक ही जगह से अलग अलग दिशा में प्रकाश फैलता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि एक छत पर 20 आदमी है और 20 आदमी को यह ड्यूटी दे दिया जाए कि इस छत से एक लड़का भाग गया है, तो वो क्या करेगा? अगर रात का समय रहेगा तो अलग अलग दिशा में टॉर्च जलाएगा, अलग अलग दिशा में। अगर अलग अलग दिशा में टॉर्च जला रहा है, इसका मतलब एक ही जगह से किरण अलग अलग दिशा में फैल रही है। यानी कि किरणों का ऐसा समूह जो एक ही स्थान से या एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में फैलती है, उसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सूर्य की प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आती है, जो सन होता है, सन यानी कि सूरज, इसमें से जो प्रकाश निकलती है और ये पृथ्वी तक आती है, ये समांतर किरण पुंज के रूप में आता है। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की किरण समांतर किरण पुंज के रूप में पृथ्वी पर आती है।